जवान जिनजाद की इंसानी लड़की से मोहब्बत किस्त नंबर 3। हिजाब लाउंज में बैठ गई। सबाहत और तहरीम चादर ओढ़े निकले। हिजाब, मैं और तहरीम परवीन के घर जा रहे हैं। सानिया अंदर है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। निकलते हैं हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो लोग निकले तो अजहाद अंदर आया। हिजाब, कुछ मेडिसिन खा लो, चाय बना दूं? मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। अरे वाह, चलें बना दें, देखते हैं। हिजाब हंस पड़ी। वो किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कप हिजाब के सामने रखा। हिजाब ने कप होंठों से लगाया। जबरदस्त, वाकई बहुत अच्छी चाय बनाते हो आप। हिजाब ने पहले घूंट में तारीफ कर दी। किस बात पर परेशान हो? अजहाद ने पूछा। नहीं, किसी बात पर नहीं, बस थकन है, वो बोली। तनख्वाह मिली? अजहाद ने पूछा। नहीं, कल और परसों भी छुट्टी है। हिजाब ने कहा। आप मुझसे उधार क्यों नहीं लेती? हिजाब ने हैरानी से अजहाद को देखा और मुस्कुरा दी। बहुत पैसे हैं आपके पास, जानती हूं, मगर मुझे 2 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए 2 दिन के लिए ये पैसे उधार ले लो मुझसे, वरना मैं आंटी को ही दे दूंगा। बेटा कहा है उन्होंने मुझे, और आप मुझे उनका बेटा नहीं बनने दे रही। अजहाद ने जेब से पैसे निकालकर हिजाब के हाथ पर रखे। अजहाद, हिजाब बस इतना कह सकी। चुप, ले लो बस, ज्यादा तंग नहीं किया करो मुझे। अजहाद की आवाज में आजिज़ी थी, अपनापन था। हिजाब ने चुप करके पैसे रख लिए और आहिस्ता से बोली, ये उधार है सिर्फ 2 दिनों का। तब आपने ये बेटा बन गया हूं वाली तकरीर नहीं करनी। हिजाब ने थोड़ा रोब से भी कहा। अजहाद हंस पड़ा। जैसे आपका हुक्म। हिजाब की धड़कनों में कुछ हुआ था। उसने आंखें चुरा ली थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से अजहाद को देखा। वो उसको ही देख रहा था। हिजाब ने घूरा और वो गर्दन पीछे झटक कर हंसने लगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरी बचपन की कोई बिछड़ी सहेली हो? हिजाब ने मुस्कुराकर कहा। बचपन की तो खैर नहीं, हाँ अब की सहेली हूं, अजहाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हिजाब बार बार सर दबा रही थी तो उसने ऑफर की। सर में दर्द हो तो मैं दम कर दूं? हिजाब ने आबरू उचकाकर पूछा। तुम ये काम भी करते हो? आजाद ने सीने पर हाथ रखकर कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाब को याद आया, माँ उस दिन अजहाद की तिलावत की तारीफें कर रही थी। चलें दम कर दें, हिजाब ने कहा। आजाद उसके पास सोफे पर बैठ गया। हिजाब ने सोफे से सर टेकाया। आजाद ने उसके माथे पर हाथ रखा। आपको तो बुखार है, वो परेशानी से बोला। आप दम कर दें, फिर टैबलेट लेती हूं, हिजाब ने मुस्कुराकर कहा। आजाद ने माथे पर हाथ रख दिया था। हिजाब को सुकून मिल रहा था। उसने आंखें बंद कर ली थीं। उसको महसूस हुआ आजाद ने उसके चेहरे पर फूंक मारी हो, फिर उसको कुछ पता ना चला। जब उसने आंखें खोली तो सामने माँ और तहरीम खड़ी थी। यहां क्यों सो रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तहरीम ने पूछा। हिजाब ने घड़ी देखी तो वो 3 घंटे सोती रही थी। वो हैरान रह गई। उसको आजाद याद आया। उसने दम किया था और फिर मेरी आंख लग गई। वो बेहद शर्मिंदा हुई। उसके सामने कैसे सो गई मैं? माँ, आजाद कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होगा। कोई काम था? जी माँ, वैसे ही पूछा। इतने में आजाद अंदर आया। आंटी, वो मेरे मामू ने मेरे लिए किचन का सामान भिजवाया है, सौदा सलफ। उनको लगता है कि मैं खुद खाना वाना पकाता हूँगा। अब ये सब मैं किचन में रख रहा हूँ। वो बड़े बड़े थैले अंदर लाने लगा, तकरीबन पूरे महीने का राशन और हर चीज वाफर मिकदार में। माँ ने फौरन कहा, बेटा ये उनको वापस भिजवा दो फौरन, और समझाओ कि तुम इधर हमारे साथ रहते हो, इन सब की जरूरत नहीं है। आंटी, अब कोई फायदा नहीं, वो गांव वापस चले गए हैं, आइंदा के लिए समझा दूंगा, आजाद ने सर झुकाकर कहा। हिजाब सब समझ गई। वो आजाद को बुरी तरह घूर रही थी। वो उसका घूरना महसूस कर रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। हिजाब ने माँ से कहा, माँ झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है ना? बहुत बड़ा, सबाहत ने सर हिलाया। वो और तहरीम सामान अंदर रख रही थी। आजाद मुस्कुराया और सबाहत से कहा, आंटी मेरे बचपन की एक सहेली है, हर वक्त मुझ पर गुस्सा होती है। ये सहेलियां ऐसी जालिम क्यों होती हैं? तहरीम और सानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबाहत भी हंस दी। आजाद भाई, आप पर भी भला किसी को गुस्सा आ सकता है? वो पागल होगी, सानिया ने फौरन कहा। ऐसा करें, अपनी उस सहेली से शादी कर लें। तहरीम हमेशा दूर की कौड़ी लाती थी, क्योंकि जिस तरह आप बेबस नजर आ रहे हैं तो मुझे मामला कुछ और लग रहा है। सबाहत ने दोनों को घूरा।
फजूल बातें नहीं करो तहरीम। आजाद ने मुस्कुराते हुए हिजाब का सुर्ख चेहरा देखा। हिजाब तहरीम की बात पर बुरी तरह सटपट आई थी। अब उसने अजहाद को घूरना बंद कर दिया था, बल्कि उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। सबाहत ने अजहाद को बुलाया। कल जुमा है, हम शाम को कब्रिस्तान जाएंगे, एहसान की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ानी है। वो मैं कैसे? बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबाहत ने अजहाद के सर पर हाथ रखा और अंदर चली गई। अजहाद खोया खोया सा खड़ा रहा। सानिया ने पीछे से आकर हू किया तो वो चौंका। डरा दिया अजहाद भाई को। सानिया हंस रही थी। अजहाद ने भी उसकी बात समझकर कहकहा लगाया, सचमुच मैं तो बहुत डर गया। सानिया और जोर से हंसी। अजहाद भाई इतना डरते हैं हिजाब? सोचो ये हमारे पुराने वाले घर में होते तो इनकी क्या हालत होती। सानिया, हिजाब ने घूरा। क्या था पुराने घर में? अजहाद ने दिलचस्पी से पूछा। तो हिजाब ने फिर सानिया को घूरा। अजहाद ने सानिया से कहा, छोड़ो, हिजाब की तरफ ना देखो और बताओ उधर ऐसा क्या था डरावना। सानिया खिलखिलाकर हंसी और बोली, उधर जिन्नात टाइप कुछ था, काश आप होते। वो फिर से हंसने लगी तो हिजाब भी हंस पड़ी। उसकी बातों पर यकीन न करें, ये पूरा ड्रामा है। अजहाद भाई, वो जिन्नात हिजाब को पसंद करते थे। इसको ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता भी पेश किया था, सानिया ने चहकते हुए बताया। अजहाद ने कहकहा लगाया और गर्दन पीछे झटक कर हंसने लगा। अजहाद का चेहरा सुर्ख हो गया था। हंसी रोककर उसने हिजाब को देखा और बोला, बड़े खुशनसीब जिन्नात थे। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हिजाब ने आबरू उठाकर पूछा। तो तहरीम ने, जो ये सब सुन रही थी, जवाब दिया, तुम्हें अभी पता चला? वैसे सानिया, मैं ये सारी बातें मां को बताऊंगी। मुझे तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। सानिया ने मुंह बनाया। अजहाद की नजरें हिजाब का तवाफ करती रहीं। वो उसकी नजरों को महसूस करती थी। वो जब भी उसकी चोरी पकड़ने की कोशिश करती, अजहाद नजरें बदल लेता और मुस्कुरा देता। जुमेरात की रात के 12 बज रहे थे। कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कीड़ों की हफीफ सी आवाज आ रही थी। अचानक उन हफीफ आवाजों में घुंघरू की जोरदार आवाज शामिल हो गई, जैसे कोई डंडे पर घुंघरू बांधकर उसे जोर से जमीन पर मार रहा हो। साथ ही एक करारी आवाज आती, हक हक। एक बुजुर्ग दुरूद शरीफ का विर्द करता हुआ जा रहा था। उनके साथ सब्ज चोले में एक जवान भी था। वो एक गुलाम की तरह बुजुर्ग के पीछे जा रहा था। दोनों कब्रिस्तान में पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए। जवान ने बुजुर्ग के करीब तरतीब से 7 दिए जला दिए। दिए जलाने के बाद वो सर झुकाकर खड़ा रहा। तुम जाओ, एक जिन की मौजूदगी में हम ये चिल्ला शुरू नहीं कर सकते, बुजुर्ग ने जवान से कहा। जैसे आपका हुक्म। जवान ने सर झुकाया और अचानक से सफेद हयूले में तब्दील होकर गायब हो गया। बुजुर्ग पीर सुबहान शाह सारी रात चिल्ला काटते रहे। उन्हें उस कब्रिस्तान में 3 दिन तक कयाम करना था। वो अपने रूहानी उलूम से लोगों के मसाइल हल करते थे और बीमारियों का इलाज करते थे। बेटा, मैं तैयार हूं, आ जाओ, कब्रिस्तान जाना है। सबाहत ने अजहाद के कमरे में झांक कर कहा। आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अजहाद ने कहा। मां, मुझे भी जाना है। हिजाब ने सफेद चादर ओढ़ी हुई थी और उसके चेहरे की मासूमियत दमक रही थी। अजहाद ने नजरें हटा दी। बेटा, लड़कियों का कब्रिस्तान जाना सही नहीं होता, सबाहत ने जवाब दिया। नहीं मां, प्लीज, मैंने जाना है, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। हिजाब, आंटी सही कह रही है, आप कब्रिस्तान ना जाओ। अजहाद ने भी इसरार किया। नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे बाबा की याद आ रही है, वो आहिस्ता से बोली। अजहाद की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसको आराम करने दो, हम दोनों चले जाते हैं, सबाहत ने अजहाद की तरफ देखकर कहा। सबाहत और हिजाब जाने लगी तो अजहाद ने रोका। ठहरिए आंटी, मैं भी चलता हूं साथ। सबाहत और हिजाब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई, जबकि अजहाद बाहर खड़ा रह गया। सबाहत ने पलटकर देखा। आओ बेटा, वहां क्यों खड़े हो गए? आंटी, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे घबराहट होती है। अजहाद 2 कदम और पीछे हुआ। हिजाब ने अजहाद से कहा, बाबा की कब्र पर फाते नहीं पढ़ोगे? हिजाब अजहाद ने बेबसी से कहा। इसके लिए हिजाब की बात टालना शायद मुश्किल था। वो ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में जैसे भौचाल आ गया। तुंदो तेज हवाएं चलने लगीं। दरख्तों की शाखें झूम झूम कर जमीन को छूने लगीं। मट्टी इस तरह उड़ रही थी कि कुछ भी वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। सबाहत ने हिजाब का हाथ मजबूती से थामा हुआ था और साथ अजहाद को पुकार रही थी। अजहाद, अजहाद, कहाँ हो बेटा?
मट्टी का गर्दो गुबार थोड़ा कम हुआ, अजहाद नहीं था वहां पर। तूफान खत्म हुआ तो एक बुजुर्ग खड़ा था उनके सामने। वो बुजुर्ग सुबहान शाह था। उनकी खोजी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उन्होंने सबाहत से पूछा, तुम दोनों के साथ और कौन था? सबाहत बौखला सी गई कि ये बुजुर्ग क्यों पूछ रहे हैं। बुजुर्ग ने अपनी करारी आवाज में फिर पूछा, कौन था तुम दोनों के साथ? अजहाद था, हमारे साथ अजहाद था। सबाहत ने घबराकर जवाब दिया। कौन अजहाद? बुजुर्ग ने पूछा। सबाहत थोड़ी हिम्मत करके बोली, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछ रहा हूं बस इसी का जवाब दो। बुजुर्ग ने तस्बीह वाला हाथ लहरा कर कहा। सबाहत के माथे पर बल आए, मगर हिजाब ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बोली, अजहाद हमारे घर में रहता है। उसको हमने कमरा किराए पर दिया हुआ है। बाबा की कब्र पर फाते के लिए आना था तो हम इसलिए उसको अपने साथ ले आए। वो जानता था कि इस कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए, फिर भी वो आ गया। इतना मजबूर वो किस बात से हुआ? उसकी वजह से मेरा चिल्ला खराब हो गया। पीर सुबहान शाह मुंह में बुड़बुड़ाया। मगर उसके आने से आपका चिल्ला कैसे खराब हुआ? हिजाब ने हैरत से पूछा। बुजुर्ग ने हाथ हवा में उठाकर कहा, ये राजो ज्ञान की बातें तुम नहीं समझ सकती। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हें जब उसकी तरफ से खतरा महसूस हो तो पीर सुबहान शाह को याद कर लेना। आप सवाल हिजाब के गले में अटक गए। मैं पीर सुबहान शाह हूं। सबाहत सर झुकाकर खड़ी हो गई। बहुत खुशनसीबी है हमारी कि हमें आपका दीदार हो गया। बहुत नाम सुना है आपका। मैं तो कब से सोच रही थी कि आपके पास आऊं, बस परेशानियों की मारी वक्त ही ना निकाल सकी। बुजुर्ग ने सबाहत के सर पर हाथ रखा। दुनिया में आजमाइशें नेक लोगों के लिए होती हैं। हवेली आना, फिर तुम्हारे मसले सुनूंगा। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चल दिए। सबाहत और हिजाब ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फाते पढ़ी। घर जाने लगी तो सबाहत की नजरें एक बार फिर अजहाद को ढूंढने लगी। ये अजहाद कहाँ चला गया इस तरह अचानक से? हिजाब माँ का हाथ पकड़कर सड़क की तरफ निकल आई। माँ, वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जो गुम हो जाएगा। आ जाएगा घर जहां भी गया है। हिजाब ने रिक्शा रोका और दोनों घर आ गई। अजहाद के कमरे की लाइट जली हुई थी। सबाहत सीधी अजहाद के कमरे में चली गई और शिकवा के ना नजरों से उसे देखकर कहा, इस तरह हमें छोड़कर क्यों चले आए? तुम खुद को मेरा बेटा कहते हो, तो क्या बेटे माँ को इस तरह छोड़कर आते हैं? अजहाद ने सबाहत को हाथों से पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। आंटी, आप मुझे मार लें, लेकिन खुदा के लिए नाराज मत हो। मैं पहले कब्रिस्तान नहीं जाना चाहता था। कब्रिस्तान जाकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अगर घर ना आता तो उधर कब्रिस्तान में ही बेहोश हो जाता। सबाहत परेशान हो गई। अल्लाह ना करे कि तुम बीमार पड़ो। बात ऐसी थी तो तुम मुझे मना कर देते। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। सबाहत ने बाहर जाकर हिजाब को अजहाद के मसले का बताया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक कप चाय का दे आओ उसको। हिजाब चाय लेकर अजहाद के कमरे में आई तो वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। एक छोटी सी किताब निकाली, मगर हिजाब को देखकर किताब जल्दी से वापस बैग में रख दी। हिजाब ने चाय मेज पर रख दी और कमरे से निकल आई। जाते जाते खिड़की से नजर अंदर गई तो देखा कि अजहाद का दायां हाथ बुरी तरह जला हुआ था। आबले पड़ गए थे। वो इंतहाई तकलीफ में था और फिर से बैग में कुछ ढूंढ रहा था। हिजाब फौरन दोबारा से कमरे में आई और घबराहट में बोली, आपके बाजू पर क्या हुआ है? अजहाद ने बाजू का कफ नीचे करते हुए बाजू ढांप दिया। मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा। आप इसे मामूली जख्म कहते हैं? मैं ड्रेसिंग का सामान लाती हूँ। वो तेजी से कमरे से निकल गई। अजहाद बैठ गया। थोड़ी देर में वो मेडिकल बॉक्स लेकर आई। वो अजहाद के बिल्कुल नजदीक बैठ गई। बॉक्स को गोद में रखा। अपना बाजू आगे करें, मैं दवा लगा दूं। खामखा परेशान हो रही हो, मेरे जख्म में तकलीफ नहीं है। जबकि तकलीफ का एहसास अजहाद के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हिजाब ने उसे घूरा और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अजहाद ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और मुस्कुराया। वो हिजाब को बहुत करीब से देख रहा था। आंचल हिजाब के सर से सरक कर गले में पड़ा हुआ था। बालों की लटें दाएं गाल पर लहरा रही थीं। अजहाद ने देखा उसने बालों में क्लिप लगाया हुआ था। हिजाब ने दवा जख्म पर रखी तो अजहाद ने सी की आवाज निकाली। हिजाब ने जल्दी जल्दी जख्म पर फूंक मारनी शुरू कर दी और परेशानी से पूछा, जलन हो रही है? वो उसके मासूम चेहरे पर उठती गिरती पलकों को देखकर बोला, नहीं। अब वो बाकी बाजू पर भी मरहम लगा रही थी। ये जख्म आपको कैसे हुआ? ये कैसे जला?
अजहाद की नजरें अभी तक हिजाब के चेहरे पर ठहरी हुई थीं। वो क्या कह रही थी उसे कुछ खबर नहीं थी। वो तो बस आज जी भर कर उसका दीदार करना चाहता था कि उसने हाथ भी थाम रखा था। मरहम लगाना रोककर उसने घूरा और अपना सवाल दोहराया तो वो सोच में पड़ गया। उसके पास हिजाब के सवाल का जवाब ना था। उसने गहरी नजरों से हिजाब को देखा और कहा, इतने खुलूस से मरहम लगाया, बस अब तो ये समझो ठीक हो गया। हिजाब अजहाद की आंखों में देखती रह गई। कुछ देर के लिए आंखें चुराना उसके बस में नहीं रहा। फिर बहुत मुश्किल से आंखें झुका ली। न जाने क्या है आपकी आंखों में, क्या है मेरी आंखों में? अजहाद ने पूछा। मुझे नहीं पता। हिजाब साथ साथ बाजू पर दवा लगाती जा रही थी। अजहाद ने अपना हाथ उसके हाथों से निकाला और पीछे किया। अगर मेरी बात का जवाब नहीं दोगी तो मैं ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगा। कौन सी बात? हिजाब ने खफकी से पूछा। क्या है मेरी आंखों में? अजहाद ने पूछा। हिजाब सर झुकाए बैठी रही। अजहाद ने पुकारा, हिजाब मेरी तरफ देखो, क्या है मेरी आंखों में? हिजाब ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब भी मैं आपकी आंखों में झांकती हूं तो किसी का प्यासा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो बेहद खूबसूरत है। वो फकीर के रूप में भी शहजादा दिखाई देता है। कवाली के सुरों पर जब वो अपना सर हिलाता है तो उसके कंधों तक आते बाल रक्स करते हैं। मैं जब उसके करीब जाती तो वो मेरे आगे कशकोल फैलाकर इस तरह देखता जैसे वो मुझसे कुछ और नहीं बल्कि। अभी हिजाब अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि माँ की आवाज आई, हिजाब बेटा खाना लगा दो, जल्दी करो। आती हूं, हिजाब ने ऊंची आवाज में कहा। अजहाद उसकी बातों में खो गया था। उसने हिजाब का हाथ पकड़ा था। बात अधूरी न छोड़ो। हिजाब मुस्कुराकर उसके बाजू पर मरहम लगाती रही। उसकी आंखें बिल्कुल आप जैसी थी। अब अजहाद भी मुस्कुरा दिया और फिर पूछा, उस फकीर नुमा शहजादे की आंखों में और क्या नजर आता है आपको? वो उसका सवाल सुनकर रुक गई, कहीं खो सी गई। उसकी आंखों में मोहब्बत का जज्बा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब ख्वाब है तो आप हंसेंगे मुझ पर। अजहाद ने सर नफी में हिलाया। बिल्कुल भी नहीं। सोचकर बताएं कि आपको ये सब कुछ एक ख्वाब ही लगता है या नहीं। मेरे लिए ये सब एक ख्वाब नहीं है। मैंने जागते हुए भी उसके वजूद को कई दफा महसूस किया है। उसकी खुशबू महसूस की है। मुझे उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि वो है। हिजाब ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। अजहाद उसके खूबसूरत चेहरे के आते जाते रंग देखता रहा। हिजाब ने बॉक्स बंद किया। ड्रेसिंग मुकम्मल हो चुकी थी। बाजू को ज्यादा हिलाना नहीं। हिजाब ने उंगली उठाकर तंबीह की। उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुका दिया। जो हुक्म। तो हिजाब हंस पड़ी। ड्रामेबाज, मेरी बातों पर आप हंस रहे होंगे ना कि मैं कैसे पागलों की तरह बात करती हूं, कि कोई नजर नहीं आता और मैं महसूस करती हूं उसको और वो ख्वाब में मिलता है मुझसे। पता नहीं कैसे आज सब दिल की बातें आपसे कहती। हिजाब शर्मिंदा सी थी। वो जाने लगी तो अजहाद ने पूछा, अभी आप क्या महसूस कर रही हैं? हिजाब ने उसको देखा और कहा, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे पास ही कहीं है। मुझे उसकी धीमी सी खुशबू आ रही है। ये कहकर हिजाब वहां से चली गई। अजहाद दिल पर हाथ रखे खड़ा रहा। रात के 8 बज रहे थे। जनरल स्टोर का सेल्समैन पुराने बहानों के साथ सबाहत के मेहमान खाने में बैठा था। सबाहत ने अजहाद के कमरे पर दस्तक दी। अजहाद बेटा जरा बाहर आओ। अजहाद अंदर आया। जी आंटी, कोई काम था? हिजाब के बाबा के दुकान का सेल्समैन आया है। मुझे शक है वो घपला करता है। मैं औरत हूं, पूरी जांच पड़ताल नहीं समझ सकती। ये फायदा उठा रहा है। मैं समझ गया। आप फिक्र न करें, आपका बेटा है ना। बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। मैं इसको सीधी राह दिखा दूंगा। अजहाद ने सबाहत से कहा। सबाहत ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। अजहाद मेहमान खाने की तरफ बढ़ गया तो सबाहत भी पीछे चल दी। दोनों सेल्समैन के सामने सोफे पर बैठ गए। सेल्समैन ने फाइल सबाहत के सामने रख दी। अजहाद खामोशी से देखता रहा। सबाहत ने फाइल उठाकर अजहाद के आगे रख दी। अजहाद बेटा, अब तुम ही संभालो ये काम, मैं चाय बना कर लाती हूं। अजहाद के हाथ में फाइल देखकर सेल्समैन के माथे पर पसीना चमका। आपकी तारीफ? उसने अजहाद से पूछा। जैसे आप सबाहत आंटी के मुलाजिम हैं, ऐसे मैं भी इनका मुलाजिम हूं। इस फाइल के मुताबिक जितने रुपए बनते हैं वो तो आप लाए ही होंगे। वो आप मुझे दे दें और कल से इंशाल्लाह मैं रोजाना रात के 9 बजे आपके पास आऊंगा। रोजाना की आमदनी का हिसाब ले लिया करूंगा। अजहाद ने कहा। लेकिन अजहाद साहब, मैं तो 8 बजे से पहले ही दुकान बंद कर देता हूं।
मेरा और बाजी का हिसाब किताब ठीक ही चल रहा है, आपकी जरूरत नहीं है। वो घबराया हुआ बोल रहा था। मैंने जो कहना था कह दिया। आपके लिए बेहतर यही होगा कि मेरी बात मान लें। कल से आप 9 बजे से पहले दुकान बंद नहीं करेंगे। मैं रोजाना रात 9 बजे मिलने आऊंगा, अजहाद ने कहा। अजहाद के बात करने के अंदाज और शख्सियत से सेल्समैन पर घबराहट तारी हो गई। उसने ठंडी आह भरकर कहा, ठीक है। इतनी देर में सबाहत चाय ले आई। सेल्समैन ने दुकान के हिसाब के मुताबिक रकम अजहाद को दे दी थी। उसके जाने के बाद अजहाद ने सबाहत को भी बता दिया कि अब वो रोजाना का हिसाब किताब करेगा। बेटा, तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अजहाद ने सबाहत का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, मेरे लिए इतना काफी है कि आपने मुझे अपना समझा, मुझे बेटा कहा। इतवार की सुबह अजहाद ने खिड़की के पर्दे पीछे किए तो सामने लॉन में हिजाब पौधों को पानी लगा रही थी। एक खूबसूरत सा एहसास उसके मन को छू गया। एक खूबसूरत सा घर जहां सिर्फ वो और हिजाब हो। बहुत से खुशगवार लम्हात वो उसके नाज उठाए, उसको हर दुख से बचा ले, अपने सीने में छुपा ले। कोई कमी ना हो उसकी जिंदगी में, हर खुशी उसके कदमों में रख दे। उसने एक लंबा सांस खींचा और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसी कमरे की खिड़की से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ बाहर आ गया। हिजाब के सामने मुंडेर पर बैठ गया। हिजाब की नजर पड़ी तो दौड़ती हुई उसके करीब गई। उसने कबूतर के पंजों को देखा जिसमें सब्ज छल्ला था। वो खुशी से झूम उठी। मेरा कबूतर आ गया। मैं तो समझी थी तुम मुझे भूल ही गए हो, लेकिन तुम आ गए। उसने कबूतर को हाथों में उठाया और उसके सर पर होंठ रख दिए। फिर उसे अपने चेहरे से लगा लिया। वो काफी देर तक उसे अपनी गोद में लेकर बैठी रही, बातें करती रही, प्यार करती रही। फिर वो हवा में उड़कर गायब हो गया। आज फिर सकीना खाला आई थी। वो हिजाब के लिए एक बेहद अच्छा रिश्ता लाई थी। लड़का बैंक में मुलाजिम और माँ बाप का इकलौता था। अपना घर, गाड़ी, खुदा का दिया सब कुछ था। सबाहत फूली नहीं समा रही थी। उसने सकीना खाला से कहा कि उन लोगों को घर ले आओ। सकीना खाला के जाने के बाद सबाहत हिजाब के पास आई। हिजाब ने खाला सकीना की सारी बातें सुन ली थीं और उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो बेहद अफसुर्दा थी। सबाहत ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? हिजाब ने शिकवा किना नजरों से माँ को देखा। माँ, मैंने कहा था ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे इनकार की वजह जानती हूँ। मुझे तुम्हारी ये कुर्बानी मंजूर नहीं। तहरीम और सानिया का भी अल्लाह मालिक। कई रिश्ते तुम अपनी इसी जिद से ठुकरा चुकी हो, मगर अब नहीं। सबाहत ने हतमी फैसला सुनाया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तहरीम और सानिया की तालीम तो मुकम्मल हो जाए प्लीज। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तुमने अपने बारे में कभी नहीं सोचना। उन दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद तुम्हें उनकी शादी की फिक्र हो जाएगी। यही उम्र है शादी की, समझी? ये उम्र ढल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हिजाब माँ को कोई जवाब ना दे सकी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को सानिया ने टेबल पर खाना लगाया तो अजहाद ने अंदर झांककर सबाहत से कहा, आंटी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ रोजाना का हिसाब करने। जाते जाते सानिया की आवाज उसके कानों से टकराई। माँ, हिजाब कह रही है मुझे भूख नहीं है। जब ज्यादा भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। सबाहत ने गिलास पटक कर कहा। अजहाद के माथे पर शिकन पड़ गई। वो बाहर आया तो लान में झूले पर हिजाब किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी। वो उसके पास जाना चाहता था, मगर फिर ख्याल आया कि सेल्समैन दुकान बंद कर देगा। वो तेजी से निकल गया। वापस आया तो झूला खाली था। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। अजहाद बिस्तर पर लेट गया था, लेकिन हिजाब का उदास चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। रात का 1 बज रहा था। हिजाब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तंग आकर वो लॉन में जाकर झूले पर बैठ गई और झूले की जंजीर पर सर रख दिया। माँ क्यों नहीं समझती कि मेरी शादी हो गई तो तहरीम और सानिया की तालीम अधूरी रह जाएगी। बाबा का ख्वाब पूरा ना हो सकेगा। कौन उठाएगा इनकी जिम्मेदारी? दुकान की आमदनी तो इतनी भी नहीं है कि इसमें घर के अखराजात पूरे हों। तहरीम और सानिया की तालीम तो नामुमकिन। आजाद भी लॉन में चला आया। हिजाब को वहां बैठे देखा तो उससे रहा ना गया था। वो उसके करीब आ गया। हिजाब एक लम्हे को घबरा सी गई। उसने आजाद से पूछा, आप यहाँ इस वक्त? और आप यहाँ इस वक्त? आजाद झूले के करीब बेंच पर बैठ गया। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आ गई। हिजाब झूले से उतरकर
अजहाद के साथ बेंच पर बैठ गई। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।